एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी पर गौर करना बड़ा दिलचस्प है, जो मतलब एक फ्रेंचाइज के लिए तहस-नहस से ज्यादा रन बनाता है, चैंपियन भी बनता है। हाँ, और फिर अचानक दूसरी टीम में जाता है तो उसका एवरेज गिरकर लगभग 13 के आसपास रह जाता है। वही तो, ऐसा लगने लगता है कि बस अब इसका दौर खत्म हो चुका है। लेकिन फिर एक तीसरी फ्रेंचाइज उसे उठाती है और वही खिलाड़ी एक फाइनल मैच में शतक ठोक देता है। बिल्कुल, और अगले साल खून से सने घुटने के साथ खेलते हुए टीम को लगभग टाइटल के करीब ले जाता है। सही बात है, ये किसी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में विदेशी खिलाड़ियों के संघर्ष, उनके पतन और उनके अभूतपूर्व वर्चस्व की एक बहुत ही वास्तविक तस्वीर है। और आज की हमारी इस गहरी छानबीन का विषय भी यही है। हाँ, और हमारा फोकस इस बात पर है कि कैसे इन विदेशी खिलाड़ियों ने सिर्फ इस घरेलू लीग में हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि इसके पूरे DNA और क्रिकेट खेलने के तरीके को जड़ से बदल कर रख दिया। एग्जैक्टली। और इस विश्लेषण के लिए हमने कई बेहतरीन सोर्सेज को खंगाला है, जैसे चेज योर स्पोर्ट के कुछ बहुत ही डिटेल्ड आंकड़े हैं, द पापरे का लसित मलिंगा की गेंदबाजी पर एक बेहद टेक्निकल एनालिसिस, हाँ, और प्लेन स्टैट्स का शेन वॉटसन की उस साइकोलॉजिकल जर्नी पर एक बड़ा दिलचस्प लेख है। साथ ही हमने न्यूज बाइट्स और ANI न्यूज के हिस्टोरिकल डेटा को भी शामिल किया है। ये जो पूरा डेटा और एनालिसिस का स्टैक है ना, ये सिर्फ रन और विकेट की गिनती नहीं करता, ये असल में इस बात का दस्तावेज है कि कैसे एक अनजान पिच पे एक बिल्कुल अलग कल्चर में आकर किसी एथलीट का दिमाग काम करता है। अडेप्टेबिलिटी, बिल्कुल, ये अनुकूलन यानी अडेप्टेबिलिटी का एकदम चरम स्तर है। ये खुद को ढालते हैं। जो लोग क्रिकेट को बारीकी से समझना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि एक नए माहौल में कैसे सर्वाइव किया जाता है, उनके लिए ये चर्चा सच में बहुत काम की होने वाली है। मुझे भी यही लगता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस पहलू से जो T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा आकर्षण है, बल्लेबाजी के दिग्गज, जिन्हें हम बैटिंग टाइटन्स कह सकते हैं। बल्लेबाजी ही वो चीज है जो स्टेडियम में भीड़ खींचती है ना? लेकिन जब विदेशी बल्लेबाजों की बात आती है तो चुनौती सिर्फ गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की नहीं होती। हाँ, वहाँ तो पिच का भी बड़ा रोल होता है। वही तो, चुनौती होती है भारतीय पिचों के उस धीमेपन को समझने की, जहाँ गेंद पिच पर टप्पे खाकर थोड़ा रुक कर आती है। ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी बाउंस नहीं मिलती यहाँ। सही कहा, और डेविड वार्नर इसका सबसे सटीक उदाहरण लगते हैं मुझे। IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी खिलाड़ी, 6565 रन। कमाल के आंकड़े हैं। और एक या दो बार नहीं, बल्कि 3 बार उन्होंने ऑरेंज कैप जीती है, 2015, 17 और 19 में। लेकिन सिर्फ ये नंबर्स बता देना काफी नहीं है। एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ। क्या सवाल? यही कि ऑस्ट्रेलिया की उन तेज उछाल वाली पिचों पर पला बढ़ा एक आक्रामक ओपनर, मतलब दिल्ली और हैदराबाद की उन धीमी टर्निंग पिचों पर इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि वार्नर ने अपनी बुनियादी टेक्निक के साथ एक बहुत बड़ा समझौता किया, एक ऐसा समझौता जो अक्सर बड़े खिलाड़ी करने से कतराते हैं। अच्छा, किस तरह का समझौता? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में वो गेंद की पेस का इस्तेमाल करके कट और पुल शॉट खेलते थे, लेकिन भारत में जहां स्पिनर्स अक्सर पावर प्ले में ही बॉलिंग करने आ जाते हैं, वहां पेस तो होती नहीं। तो वार्नर ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना सीखा। ओह, वो क्रीज के अंदर जाकर खेलने लगे। हाँ, उन्होंने अपनी बैकलिफ्ट थोड़ी छोटी की ताकि वो स्पिनर्स के खिलाफ जल्दी से गेंद की पिच तक पहुंच सके। उन्होंने सिर्फ छक्के ही नहीं मारे, बल्कि स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रोटेट करने की कला में पूरी महारत हासिल की। वाह, ये टेक्निकल बदलाव ही उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाता है ना? लेकिन फिर एक और नाम है जिसने मतलब टेक्निक के सारे परंपरागत नियम ही तोड़ दिए, AB डिविलियर्स। मिस्टर 360। एकदम, 5162 रन और IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 25 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। उनकी 360 डिग्री बैटिंग के बारे में हम बहुत बातें सुनते हैं, लेकिन टेक्निकल लेवल पर ये काम कैसे करता है? देखिए, डिविलियर्स की वो 360 डिग्री बैटिंग कोई जादू नहीं है। ये दरअसल गेंदबाज की मार्जिन ऑफ एरर को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल चाल है। साइकोलॉजिकल चाल? थोड़ा और समझाइए इसको। हाँ, मतलब पारंपरिक क्रिकेट में एक बॉलर को पता होता है कि अगर वो ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर फेंकेगा तो बल्लेबाज उसे ज्यादा से ज्यादा कवर या पॉइंट की तरफ ही मार पाएगा। उसके फील्डर्स वहां होते हैं। राइट। एक सेट पैटर्न होता है। लेकिन डिविलियर्स ने क्या किया, उन्होंने क्रीज पर शफल करके उसी सेम यॉर्कर को
फाइन लेग के ऊपर से स्कूप करना शुरू कर दिया। हाँ, वो जो घुटने पर बैठकर मारते थे। बिल्कुल। अब इससे हुआ ये कि विरोधी कप्तान के लिए फील्ड सेट करना लगभग असंभव हो गया। जब किसी बॉलर को लगता है कि उसकी सबसे अच्छी बॉल पर भी पीछे की तरफ छक्का लग सकता है, तो उसका आत्मविश्वास वहीं टूट जाता है। वो सीधा बॉलर के दिमाग के साथ खेल रहे थे। एग्जैक्टली। लेकिन अगर डी विलियर्स बॉलर के दिमाग से खेल रहे थे तो द यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल सीधा उनके अस्तित्व पर ही प्रहार कर रहे थे। उनका तो खौफ ही अलग था। बाप रे, सच में। चेस योर स्पॉट के आंकड़े हमें हमेशा उस 2013 की पारी की तरफ ले जाते हैं। पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 66 गेंदों में 175 नाबाद रन, 17 छक्के। 17 छक्के, सोचिए। और 154 रन तो सिर्फ बाउंड्री से आए थे। और वो 350 से ज्यादा छक्के लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं इस लीग में। कुल 357 छक्के हैं उनके नाम। उनकी उस 175 रन की पारी को अक्सर एक स्लॉग फेस्ट या अंधाधुंध हिटिंग मान लिया जाता है। लेकिन अगर आप उस पारी को ध्यान से एनालाइज करें ना, तो वो ताकत और बैलेंस का एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास थी। बैलेंस कैसे? वो तो बस खड़े खड़े मारते थे। वही तो पॉइंट है। गेल का बेस यानी उनके पैर क्रीज पर एकदम स्थिर रहते थे। वो बॉलर की पेस का इंतजार करते थे और अपनी असीम शारीरिक ताकत का इस्तेमाल सिर्फ बॉल को लॉन्च करने के लिए करते थे। उनका हेड पोजीशन बिल्कुल स्टिल रहता था। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें ही उन्हें इतना डेंजरस बनाती हैं। और ये भी याद रखना होगा कि गेल ने 2011 और 12 में लगातार 2 बार ऑरेंज कैप जीती थी। हाँ, कंसिस्टेंसी भी थी उनके पास। बिल्कुल। और अगर हाल के वर्षों की बात करें तो जॉस बटलर ने राजस्थान रॉयल्स के लिए जो किया है वो भी उसी लीग में आता है। उनके नाम 7 शतक हैं। 2022 में अकेले 4 शतक लगाकर उन्होंने 863 रन बनाए थे। उस सीजन तो बटलर की नाम था। और 2021 में सनराइजर्स के खिलाफ उनका वो 124 रन का हाईएस्ट स्कोर कोई कैसे भूल सकता है। तो इन तीनों चारों बल्लेबाजों के प्रभाव को मैं एक अलग तरह से देखती हूँ। कैसे? देखिए, वार्नर एक ऐसे भरोसेमंद म्यूचुअल फंड की तरह है जो लगातार हर सीजन में एक स्टेबल और बढ़िया रिटर्न देते हैं। सही एनालॉजी है ना? जबकि क्रिस गेल एक हाई रिस्क क्रिप्टो करेंसी की तरह है जो जब उछाल मारती है तो दुनिया के सारे रिकॉर्ड और सारे प्रिडिक्शंस एक झटके में तबाह कर देती है। ये बहुत ही शानदार और सटीक तरीके से समझाया आपने। और बटलर शायद इन दोनों के बीच का एक हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट है। हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट? वो कैसे? क्योंकि वो पारी की शुरुआत में वार्नर की तरह थोड़ा समय लेते हैं, सिंगल्स निकालते हैं, सेटल होते हैं, और फिर आखिरी 5 ओवरों में वो अचानक गेल की तरह तबाही मचाने लगते हैं। इन सभी में बस एक बात कॉमन है, इन्होंने भारतीय पिचों को सिर्फ बर्दाश्त नहीं किया बल्कि उन्हें पूरी तरह से डिकोड किया। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये भी है कि जब बल्लेबाज इस कदर हावी होने लगे, मतलब जब 175 और 124 के स्कोर बनने लगे, तो इस खेल के इकोसिस्टम को खुद को बैलेंस करना ही था। हाँ, बोलो, उसको कोई तो रास्ता निकालना था। वही, बल्लेबाज मैच जिता सकते हैं लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए उन बल्लेबाजों को रोकना जरूरी है। और यहीं से उद्भव हुआ द मास्टर्स ऑफ द बॉल का, वो राजनीतिक और रणनीतिक गेंदबाज जिन्होंने इन रन मशीन्स को रोकने के नए तरीके इजाद किए। सही बात है, क्योंकि T20 क्रिकेट में बॉलर का काम विकेट लेना कम और रन रोकना ज्यादा हो गया था। ये एक तरह से पूरी डिफेंसिव मेंटालिटी बनती जा रही थी। लेकिन कुछ विदेशी बॉलर्स ने इस धारणा को पलट दिया। उन्होंने बॉलिंग को वापस एक अटैकिंग वेपन बना दिया। और इस आक्रामकता का सबसे बड़ा चेहरा बने लसिथ मलिंगा। मुंबई इंडियंस के लिए 4 टाइटल जीते उन्होंने। 122 मैचों में 170 विकेट और 7.14 की इकोनॉमी। उनकी इकोनॉमी रेट उस दौर में एकदम अनरियल थी। और जो तपारवे का जो एनालिसिस है हमारे पास, वो एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा सामने रखता है। मलिंगा ने अपने 170 में से 108 विकेट्स सिर्फ डेथ ओवर्स में लिए हैं, यानी 16वें से 20वें ओवर के बीच। वही सबसे मुश्किल फेज होता है बॉलिंग का, है ना? और 2019 के फाइनल में उनका वो आखिरी ओवर तो इतिहास बन गया, जहां उन्होंने शार्दुल ठाकुर को आउट करके मुंबई को सिर्फ 1 रन से जीत दिलाई थी। आप जानते हैं 2019 के उस फाइनल का आखिरी ओवर, मतलब वो महज एक खेल का पल नहीं था, वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की एक प्रॉपर केस स्टडी है। मलिंगा उस मैच में अपने पहले 3 ओवरों में 42 रन दे चुके थे। हाँ, शेन वॉटसन ने उनकी बड़ी बुरी तरह धुनाई की थी उस दिन। बिल्कुल, किसी भी नॉर्मल बॉलर का आत्मविश्वास वहाँ पूरी तरह हिल जाना चाहिए था। तो इसकी वजह से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है यहाँ
हम अक्सर क्रिकेट में गेल की उस 175 रन की तूफानी पारी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाते हैं, उसका बहुत महिमा मंडन करते हैं। सही बात है। लेकिन क्या 2019 के फाइनल में उस भयानक दबाव के बीच जब सिर्फ एक रन बचाना हो, तब मलिंगा की वो एक सटीक धीमी यॉर्कर फेंकना, क्या वो उन 17 छक्के मारने से ज्यादा मुश्किल, ज्यादा टेक्निकल और ज्यादा वैल्यूएबल नहीं था? मेरा मानना है कि टेक्निकल और मेंटल दोनों लेवल्स पर मलिंगा की वो एक यॉर्कर कहीं ज्यादा चैलेंजिंग थी। इसे आपको गेम के मार्जिन ऑफ एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा। थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे इसको? देखिए, जब गेल 100 रन पार कर चुके होते हैं ना, तो वो एक फ्लो स्टेट में होते हैं। उनका दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पर काम कर रहा होता है और उन्हें बॉल लिटरली एक फुटबॉल की तरह बड़ी दिखाई देती है। हाँ, वो जोन में होते हैं। वहां अगर वो एक शॉट चूक भी जाए तो टीम के पास बैकअप होता है। लेकिन मलिंगा के उस आखिरी ओवर में, खासकर उस आखिरी गेंद पर, अगर उनकी बॉल का टप्पा 1 मिलीमीटर भी आगे या पीछे होता तो वो फुल टॉस या हाफ वॉली बन जाती और मैच वहीं खत्म, चेन्नई जीत जाती। एग्जैक्टली। उस पल में मलिंगा को अपनी मसल मेमोरी पर, यानी मांसपेशियों की याददाश्त पर अनलिमिटेड भरोसा करना पड़ा। आपके दिमाग में हजारों आवाजें चल रही होती हैं उस वक्त। अगर ये वाइड हो गई तो, अगर छक्का लग गया तो। उफ, सोचकर ही टेंशन हो रही है। उन सभी आवाजों को शांत करके सिर्फ अपने हाथ के रिलीज पॉइंट पर फोकस करना, ये इंसानी दिमाग की एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट है। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला एनालिसिस है। एक बॉलर के दिमाग में उस वक्त जो तूफान चल रहा होता है, उसे अक्सर टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हम लोग समझ नहीं पाते। बिल्कुल। और गेंदबाजी की इसी रहस्यमयी दुनिया में एक और नाम है जो शुरुआत से ही एक पहेली रहा, सुनील नारायण। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में उनका रिकॉर्ड तो किसी अभेद्य किले की तरह है। एक ही मैदान पर 72 विकेट और 6.53 की इकोनॉमी। ईडन गार्डन्स उनके लिए एकदम परफेक्ट था। और न्यूज बाइट्स का डेटा बताता है कि नारायण आईपीएल के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम शतक भी है और एक पारी में 5 विकेट भी। 2024 में तो उन्होंने 400 से ज्यादा रन और 15 विकेट का वो रेयर डबल भी पूरा किया। नारायण की कहानी क्रिकेट में एवोल्यूशन यानी विकास का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब वो नए आए थे तो उनकी बॉलिंग को पढ़ना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वो गेंद को उंगलियों के बीच से रिलीज करते थे, जो कि ट्रेडिशनल ऑफ स्पिन से एकदम अलग था। हाँ, और ईडन गार्डन्स की उस वक्त की धीमी और स्पिन की मददगार पिच उनके लिए सच में स्वर्ग थी। लेकिन यहाँ एक संदेह हमेशा क्रिकेट फैंस के बीच रहता है। क्या संदेह? जब नरेन की बात होती है तो उनके बॉलिंग एक्शन पर उठे सवालों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब, क्या उनका वो शुरुआती दबदबा सिर्फ उनकी बेजोड़ स्किल थी या फिर वो उनके एक्शन का एक ग्रे एरिया था जो नियम के बिल्कुल किनारे पर था और जिसे बाद में रिपोर्ट भी किया गया था? देखिए, ये एक बहुत ही जायज और टेक्निकल सवाल है। शुरुआती दौर में उनके एक्शन में जो एक खास तरह का कंसीलमेंट यानी एक छुपाव था, उसने बल्लेबाजों को पक्का परेशान किया। नियमों के उस ग्रे एरिया का फायदा उन्हें जरूर मिला, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सही बात है। वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी इसकी तरफ इशारा करते हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस फैक्ट्स बता रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, जो चीज नरेन को महान बनाती है वो उनका शुरुआती एक्शन नहीं बल्कि एक्शन पकड़े जाने के बाद की उनकी वापसी है। हाँ, वो कमबैक सच में कमाल था। सोचिए, जब उनका सबसे बड़ा हथियार उनसे छीन लिया गया और उन्हें एक नए मॉडिफाइड एक्शन के साथ बॉलिंग करनी पड़ी जो थोड़ा कम असरदार था, तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को एक एक्सप्लोसिव पावर प्ले बैटर के रूप में पूरी तरह से रीइन्वेंट कर लिया। एक एथलीट के रूप में अपना वजूद बचाए रखने की ये जिद ही उन्हें अलग लीग में खड़ी करती है। ये बात तो माननी पड़ेगी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि खेल के दूसरे डिपार्टमेंट में अपनी वैल्यू साबित कर दी। और जब हम रहस्य और स्पिन की बात कर ही रहे हैं तो मॉडर्न एरा के सबसे बड़े स्पिनर राशिद खान का जिक्र आना तो लाजमी है। राशिद खान, मॉडर्न डे टी20 मास्टर। 2025 सीजन से पहले उनके नाम 149 विकेट थे और टी20 क्रिकेट में 7 से भी कम की इकोनॉमी। 2022 में गुजरात टाइटंस के डेब्यू सीजन में खिताब जीतने के पीछे उनका कितना बड़ा हाथ था। राशिद खान की सक्सेस का राज दरअसल उनकी लेग स्पिन नहीं है बल्कि उनके हाथ की स्पीड है, यानी आर्म स्पीड। आर्म स्पीड मतलब जिस तेजी से वो हाथ घुमाते हैं। एग्जैक्टली। एक ट्रेडिशनल लेग स्पिनर जैसे कि शेन वॉर्न या अमित मिश्रा वो गेंद को हवा में थोड़ा धीमा छोड़ते हैं ताकि उसको टर्न मिल सके।
फ्लाइट देते हैं वो। लेकिन राशिद गेंद को लगभग एक मीडियम पेसर की तरह रिलीज करते हैं। ओह, इसीलिए बल्लेबाज उनको पढ़ नहीं पाते। बिल्कुल, इससे बैटर को गेंद की पिच तक पहुंचने या उसको हवा में रीड करने का टाइम ही नहीं मिलता। गेंद टप्पे खाकर इतनी तेजी से स्किड करती है कि जब तक बल्लेबाज अपना शॉट डिसाइड करता है, बॉल सीधा पैड या स्टंप्स पर लग चुकी होती है। कमाल का एनालिसिस है। तो हमने देखा कि कैसे बल्लेबाजों ने ताकत और टेक्निक का इस्तेमाल किया और गेंदबाजों ने साइकोलॉजी और मिस्ट्री का। लेकिन इस पूरे आईपीएल मार्केट में एक ऐसा भी ग्रुप है जो इन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ऑलराउंडर्स। हाँ, जब बल्लेबाजी की आक्रामकता और गेंदबाजी की रणनीतिक समझ एक ही एथलीट में मिल जाती है तो हमें एलीट ऑलराउंडर्स मिलते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो ऑक्शन टेबल से लेकर ग्राउंड के बीच तक किसी भी फ्रेंचाइजी की पूरी स्ट्रैटेजी को डिक्टेट करते हैं। सही कहा आपने। मॉडर्न टी20 क्रिकेट में एक टॉप क्लास ऑलराउंडर असल में एक नहीं बल्कि दो खिलाड़ियों की जगह भरता है। वो किसी भी टीम की बैलेंस शीट का सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है। और हमारे इंट्रो में हमने जिस खिलाड़ी की कहानी शुरू की थी, शेन वॉटसन, उनका सफर इस बात को बहुत गहराई से समझाता है। प्लेन स्टैट्स के आर्टिकल में जो स्टोरी उभर कर आती है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। वॉटसन का करियर तो एक रोलर कोस्टर रहा है। एकदम। 2008 में राजस्थान रॉयल्स के साथ उन्होंने एक ऐसा सीजन खेला जिसे शायद ही कोई दूसरा ऑलराउंडर कभी दोहरा पाए अपने करियर में। टोटल 1372 रन बनाए और पहले ही सीजन में टीम को चैंपियन बना दिया। और विकेट्स भी निकाले उस सीजन में उन्होंने। हाँ, लेकिन फिर एक ऐसा भी दौर आया जब आरसीबी के साथ उनका बैटिंग एवरेज गिरकर सिर्फ 13.16 रह गया। तब सबने मान लिया था कि वॉटसन का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। पर पिक्चर अभी बाकी थी। वही तो। 2018 में वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ते हैं और सीधे फाइनल में 117 रन की नाबाद पारी खेलते हैं। और 2019 के फाइनल में खून से सने घुटने के साथ 80 रन बनाते हैं। मुझे तो ये किसी टेक्निकल कमबैक से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल कमबैक लगता है। आप पूरी तरह से सही है। वॉटसन की ये जर्नी एक खिलाड़ी के लिए टीम कल्चर की अहमियत को हाईलाइट करती है। आरसीबी में वो एक ऐसी टीम का हिस्सा थे जो लगातार प्रयोग कर रही थी, कॉम्बिनेशंस बदल रही थी, उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। और सीएसके में एमएस धोनी की कैप्टनसी के अंडर उन्हें वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी मिली जिसकी किसी भी स्ट्रगल करते हुए खिलाड़ी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपको याद होगा 2018 के फाइनल में शुरुआती 10 गेंदों पर वॉटसन अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। हाँ, भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग कर रहे थे, शायद एकदम फंसा के रखा था। बिल्कुल, किसी और टीम में होते तो वहां डगआउट में पैनिक शुरू हो जाता, मैसेजेस आने लगते। लेकिन सीएसके के खेमे में जो शांति थी उसने वॉटसन को अपना वक्त लेने की आजादी दी। उनकी टेक्निक कभी खराब नहीं हुई थी, बस उन्हें अपने दिमाग से वो फेल होने का डर निकालना था। धोनी और सीएसके मैनेजमेंट की यही खासियत थी तो खिलाड़ियों को निखारती है। और जब सीएसके की बात हो तो ड्वेन ब्रावो को हम कैसे छोड़ सकते हैं। 183 विकेट और 1507 रन। वो सालों तक उनके डेथ ओवर्स के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट रहे जो अपनी स्लोअर बॉल से बल्लेबाजों को नचाते रहे। ब्रावो की जो धीमी गेंदें थी जिन्हें हम डिपर्स कहते हैं, वो सच में एक आर्ट फॉर्म थी। वो बल्लेबाज का दिमाग पढ़ने में एक्सपर्ट थे। सही बात है। और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के पास केरन पोलार्ड थे। पोलार्ड ने मुंबई के लिए 5 टाइटल्स जीते, 147 के खौफनाक स्ट्राइक रेट से 3412 रन बनाए और जब भी टीम मुश्किल में फंसी वहां बॉलिंग में आकर 69 विकेट भी निकाले। पोलार्ड एक ट्रू मैच विनर थे मुंबई के लिए। और फिर आंद्रे रसल 174.93 का अनबिलीवेबल स्ट्राइक रेट और 115 विकेट। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन एक टीम को चैंपियन बनाने में इन ऑलराउंडर्स की जो अदृश्य भूमिका होती है वो असल में क्या है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आएगा कि एक बेहतरीन विदेशी ऑलराउंडर टीम को जो सबसे बड़ी चीज देता है वो है स्ट्रक्चरल एडवांटेज, यानी ढांचागत मजबूती। स्ट्रक्चरल एडवांटेज? हाँ, टी20 क्रिकेट दरअसल मैचअप्स का खेल है। जब आपके पास पोलार्ड या रसल जैसा खिलाड़ी प्लेइंग 11 में होता है जो 4 ओवर भी फेंक सकता है और नंबर 6 पर आकर 20 बॉल में 50 बनाकर मैच भी पलट सकता है, तो कप्तान को एक बहुत बड़ी आजादी मिल जाती है। ओ, मतलब वो टीम बैलेंस के साथ खेल सकते हैं, ला सकता है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, यही अक्सर एक चैंपियन टीम और पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर रहने वाली टीम के बीच का इकलौता डिफरेंस होती है। ये पॉइंट बहुत वैलिड है। ऑक्शन टेबल पर जब इन खिलाड़ियों के नाम आते हैं तो फ्रेंचाइज सिर्फ उनके रन या विकेट नहीं खरीद रही होती, वो दरअसल अपनी टीम का बैलेंस और स्ट्रक्चर खरीद रहे होते हैं। ये एक बहुत ही क्लियर और जरूरी एनालिसिस है।
यानी ये सिर्फ इंडिविजुअल स्किल की बात नहीं है, ये एक शतरंज के खेल की तरह है जहां एक टॉप ऑलराउंडर क्वीन की तरह काम करता है, जो बोर्ड के किसी भी हिस्से में किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है और पूरे खेल का कंट्रोल अपने हाथ में रख सकता है। एकदम सटीक एग्जाम्पल। और इसीलिए ये विदेशी खिलाड़ी इस लीग की जान बन गए। उन्होंने सिर्फ अपना टैलेंट नहीं दिखाया, बल्कि अपनी प्रेजेंस से पूरी टीम के खेलने के अप्रोच को ही बदल दिया। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो जो पिक्चर उभर कर आती है वो सच में बहुत इंस्पायरिंग है। ये चर्चा सिर्फ क्रिकेट के रिकॉर्ड्स या कुछ बड़े छक्कों की नहीं है, ये इस बात का एक शानदार लेसन है कि कैसे किसी बिल्कुल अनजान और विपरीत माहौल में जाकर एक नए कल्चर में खुद को ढालकर महानता हासिल की जा सकती है। बिल्कुल। डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचों की अपनी आदत को पीछे छोड़कर भारत में स्पिन को उनकी औकात दिखाना सीखा। मलिंगा ने मुंबई की उस भारी ओस यानी ड्यू के बीच अपनी यॉर्कर को फिसलने से रोकना सीखा और उसे परफेक्ट किया। उन्होंने कंडीशंस को कभी एक्सक्यूज नहीं बनाया। एग्जैक्टली। इन विदेशी दिग्गजों ने यहाँ की सिचुएशंस की शिकायत नहीं की कि भाई पिच धीमी है या मौसम बहुत गर्म और ह्यूमिड है। इसके बजाय उन्होंने अपनी टेक्निक बदली, अपना माइंडसेट बदला और आखिरकार उन्हीं मुश्किल कंडीशंस पर जीत हासिल कर ली। और यही अनुकूलन यानी एडेप्टेबिलिटी लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम सिर्फ फिजिकल ताकत के बारे में नहीं होता, ये इस बारे में है कि कौन बदलते हुए माहौल में खुद को सबसे तेजी से ढाल सकता है। सही कहा। इन खिलाड़ियों ने भारत में आकर सिर्फ पैसा या फेम नहीं कमाया, उन्होंने भारतीय स्पोर्ट्स कल्चर को अपनाकर यहाँ के फैंस के दिलों में जगह बनाई है और बदले में उन्होंने हमारे क्रिकेट को टेक्निकल और टैक्टिकल लेवल पर बहुत अमीर बनाया है। और अब इस गहरी छानबीन के आखिरी पड़ाव पर जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। मैं सुन रहा हूँ। आज हमने देखा कि कैसे इन विदेशी दिग्गजों ने भारत में आकर यहाँ के कंडीशंस को अपना गुलाम बनाया और इस विशाल लीग पर राज किया। लेकिन एक ऐसे सिनेरियो की कल्पना करना सच में बड़ा रोचक है, जहां हमारे भारतीय दिग्गजों को, हमारे अपने महान बल्लेबाजों और गेंदबाजों को अपना पूरा करियर, अपनी पूरी लेगेसी सिर्फ विदेशी फ्रेंचाइज लीग्स में अनजान पिचों पर बनानी पड़ती। ओह, ये वाकई एक बहुत बड़ा व्हाट इफ सिनेरियो है। जरा विचार करने वाली बात है ना। अगर हमारे भारतीय खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग की उन तेज और उछाल भरी पिचों पर या इंग्लैंड की द 100 में उन ठंडी और स्विंग होती कंडीशंस में ही लगातार T20 क्रिकेट खेलना पड़ता और वहीं खुद को बार बार साबित करना पड़ता, तो क्या वो भी वहाँ उसी कंसिस्टेंसी और उसी खौफ के साथ राज कर पाते जैसे वार्नर, गेल, डिविलियर्स या मलिंगा ने भारत की धरती पर किया? ये जवाब देना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी। हाँ, क्या हमारी टेक्निक और हमारी मेंटल स्ट्रेंथ उन अजनबी कंडीशंस में भी उसी तरह से एक चैंपियन की तरह उभर कर आती? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी क्रिकेट फैन को बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल करेगा। क्योंकि महानता कभी भी जाने पहचाने और आरामदायक रास्तों पर नहीं मिलती। महानता अक्सर तब जन्म लेती है जब इंसान अपने घर से हजारों मील दूर अनजान चुनौतियों के बीच खड़ा होता है और उस अंधेरे को चीर कर अपना रास्ता खुद बनाता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस बड़े सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। खेल के पीछे छिपे इन साइंस और साइकोलॉजी के पहलुओं पर सोचते रहिए और नई चीजें खोजते रहिए।